एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस आईएएस बाबू के चैनल में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिस्कस करके जो साइंस 2 है उसका 21 यानी कि जो बोर्ड के एग्जाम के लिए तुमको मिलता है। हम लोग का 22 है बट 21 और 22 दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि जो उस टाइम सिलेबस कटा था वही इस टाइम भी सिलेबस पूरा कटा है। ठीक है, तो 21 को हम लोग खत्म करेंगे आज कौन से सब्जेक्ट का, साइंस 2 का। पूरा एक ही दिन में 21 नहीं खत्म कर पाएंगे, इसलिए कुछ पार्ट्स लगेंगे इसको बनाने में। तो आज जो है साइंस 2 का जो 21 है उसका हम लोग केवल फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वो भी डिस्कस करके कैसे। जैसे कि क्वेश्चन करेगा मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिया रहेगा, आप वीडियो को ब्रेक करके आप आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है, कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा, ये वाला जो हम लोग ने नया तैयार किया है ये कैसा लगा बताना जरूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है तो इस कारण को जो छोटा सा परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन: भाषांतरण, स्थानांतरण, उत्परिवर्तन, प्रतिलेखन। उत्परिवर्तन कहते हैं। देखो, जो जनुक के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें छोटा सा जब परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन अचानक होता है, ठीक है, तो उस अचानक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? ह्यूगो द बीस ने 1901 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, जॉर्ज बेडल तथा एडवर्ड टेटम ने स्पष्ट किया कि प्रोटीन की निर्मित किसके द्वारा होता है? ऑप्शन: जनुक, कोशिका, ऊतक, अमीनो अम्ल। जनुक के कारण, ठीक है। जो प्रोटीनों का जो निर्माण है ना वो जनुक के द्वारा होता है। जॉर्ज बिडल ने इसको बताया था, ठीक है। जॉर्ज बिडल और कौन? एडवर्ड टेटन, ठीक है। जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटन ने बताया था कि जो प्रोटीनों का निर्माण है वो जनुक के द्वारा होता है। तो जोर से बोलना। डीएनए के धागों पर पाई जाने वाली जानकारी आरएनए के धागों पर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन: स्थानांतरण, भाषांतरण, प्रतिलेखन, उत्परिवर्तन। प्रतिलेखन कहते हैं। यानी जो डीएनए के धागों पर जो जानकारी होती है उस जानकारी को आरएनए के धागों पर भेजने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जैसे कि डीएनए का धागा हो गया, इस पर जो जानकारी होगी ना वो आरएनए के धागों पर भेजने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिलेखन। फिर से समझा रहा हूँ, ये डीएनए का धागा हो गया, ठीक है, इस पर जो जानकारी होगी ना उस जानकारी को ये आरएनए है इसके धागों पर भेजने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे, ठीक, प्रतिलेखन कहेंगे, ठीक। उत्क्रांति अर्थात क्या है? उत्क्रांति अर्थात क्रमिक विकास, आदान प्रदान, प्रतिलेखन, विभेदन। क्रमिक विकास है। जो उत्क्रांति ना इसको क्रमिक विकास कहा जाता है, ठीक है। और यह जो उत्क्रांति है बहुत ही मंद गति से होती है, ठीक। बीच में क्वेश्चन छोड़ देगा। कौन सा मानव शरीर का संग अंग नहीं है? आंत्रपुच्छ, अनुलिका यानी कि वानरहाट, रदनदंत, बुद्धिदंत। क्वेश्चन कैसे करूं? जोर से। कौन सा मानव शरीर का संग अंग है नहीं है? आंत्रपुच्छ, अनुलिक यानी वानरहाट, रदनदंत, बुद्धिदंत। रत्नदंत। क्वेश्चन क्या था इनका कि कौन सा इसमें से मानव का अवशेषांग नहीं है? अवशेषांग यानी कि जो मानव के शरीर में है लेकिन यूज नहीं कर रहा है, या फिर मानव के शरीर में पहले था और खत्म हो गया अभी, तो उसे अवशेषांग कहते हैं, या फिर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो रत्नदंत जो है ये जो है अवशेषांग नहीं है, इसका यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विविध संपृष्ठरज्जु प्राणियों के प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में समानता दिखाई देती है। यह इनके उत्क्रांति के कौन सा किसको दर्शाता है? मतलब कि जो संपृष्ठरज्जु वाले जो प्राणी होते हैं वो ये भ्रूण विज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि विविध संपृष्ठरज्जु प्राणियों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उनमें आप देखेंगे कि जो संपृष्ठरज्जु वाले जो प्राणी होते हैं उनकी जो प्रारंभिक अवस्था होगी, यानी कि प्रारंभिक अवस्था अर्थात जो उनकी भ्रूणीय अवस्था होगी, तो उनमें जो है ना सभी प्राणियों के जो पृष्ठरज्जु होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। तो यह जो है ना ये भ्रूण विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अचानक घटित होने वाली परिवर्तन का कारण ह्यूगोस द ब्रिज के किस सिद्धांत के कारण पता चलता है? प्रतिलेखन, स्थानांतरण, भाषांतरण, उत्परिवर्तन।
तो उत्परिवर्तन इसका आंसर होगा। अभी आपको इसके पहले बताया था ना, ह्यूगो द वीस ने 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और यह परिवर्तन अचानक होता है। ठीक है, लगभग 50,000 वर्ष पूर्व किस मानव अस्तित्व में आया? क्रो-मैग्न, कोमान्या, नियंडरथाल, जावोमेन, रामापिथेकस। क्रोमान्या। थोड़ा क्वेश्चन गैप करके पूछा कर, मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है। ठीक, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कौन खेती करने लगा? अभी अच्छे से नहीं लगा। बुद्धिमान मानव कर, यानी कि जो 10,000 वर्ष पहले कौन सा ऐसा मानव था जो खेती करने लगा, तो बुद्धिमान मानव। ठीक है, और फिर जो नियंडरथाल मानव है ना, इसको पहला बुद्धिमान मानव माना गया। अब क्वेश्चन में गैप कर करके तुझे क्या से पूछ, अच्छा 2-3 पूछ, मतलब टोटल में 10-15 पूछ बस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव में, तंतु कणिका में, केंद्रक में, कोशिका पटल में। तो कोशिका द्रव्य में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, यानी कि ग्लूकोज का जो विघटन होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, आगे। ग्लूकोज के एक अणु का संपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एटीपी के कुल कितने अणु प्राप्त होते हैं? ये तो इजी है ना, तो ग्लूकोज का जब पूरी तरह से एकदम विघटन हो जाएगा, तो जो ऊर्जा है उसके 38 टोटल एटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हम व्यायाम कसरत करते हैं तब हमारी मांसपेशियां किस प्रकार का श्वसन करती हैं? ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, कोशिकीय श्वसन, उपर्युक्त सभी विकल्प। अनॉक्सीश्वसन, यानी कि जब हम लोग कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर व्यायाम करते हैं ना, तो उस समय जो हमारी मांसपेशियां हैं वो अनॉक्सी प्रकार की श्वसन करते हैं। अनॉक्सी श्वसन यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रहेगी। ठीक है, और ऑक्सीश्वसन, जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तब श्वसन होगा, तो उसे ऑक्सीश्वसन कहेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब श्वसन होगा, तो उसे अनॉक्सीश्वसन कहेंगे। तो उस समय जब हम कसरत करते हैं तो मांसपेशियां अनॉक्सीश्वसन करती हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुवतीय प्रतल के समांतर संरचित होते हैं? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। मध्यावस्था। क्वेश्चन क्या था? समसूत्री विभाजन की, देखो समसूत्री विभाजन के जो मध्यावस्था है उसमें सभी गुणसूत्र जो है ना कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर संरचित रखे होते हैं। ठीक है, कोशिका का द्रव्य पटल यानी कि जीव द्रव्य कला तैयार करने के लिए किस अणु की आवश्यकता होती है? फास्फोलिपिड के अणुओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कोशिका है ना, जो कोशिका है उसके जो प्रद्रव्य पटल है ना, उसको तैयार करने के लिए फास्फोलिपिड के अणुओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण डैश नामक अंग में होता है? वृषण में होता है। जो मनुष्य के जो शुक्राणु होते हैं वो उसका निर्माण कौन से अंग में होता है? वृषण अंग में। ठीक है, वृषण। ठीक, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र पुरुष तत्व के लिए उत्तरदायी होता है? तो वायु गुणसूत्र जो है ना पुरुषातत्व के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, भ्रूण का आरोपण किस में होता है? भ्रूण का आरोपण जो गर्भाशय है वहाँ पे, यानी कि भ्रूण का जो देखभाल होता है ना वो वहाँ पे किया जाता है। जो भ्रूण को जो यानी कि देखो, जब भ्रूण का जो आरोपण है तो गर्भाशय में होता है, और उस पर ख्याल रखेगा, जो उसकी देखभाल रखेगा, यानी कि जो उसको विटामिन की आवश्यकता होगी, भ्रूण को जो भोजन की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने के लिए एक अपरा, जिसको इंग्लिश में प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा बोलते हैं, एक ऐसी अंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपरा या फिर प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण की देखभाल करने के लिए, भ्रूण को भोजन हेतु मतलब कि उसको आपूर्ति करने के लिए किस अंग की, मतलब कौन सा अंग है, तो उसका अंग का नाम क्या है? अपरा या फिर प्लेसेंटा। ठीक है, उमंग तथा जयांग पुष्प के कौन सा मंडल है? पुमंग और जयांग ये जो है ना पुष्प के आवश्यक मंडल है। ठीक है, पुमंग और जयांग। और अतिरिक्त मंडल कौन कौन से हैं पता है? अतिरिक्त मंडल कौन कौन से हैं पुरुष के, मतलब कि पुष्प के?
दलपुंज हाँ और एक बायदलपुंज। हाँ, तो जो अतिरिक्त मंडल, देखो आवश्यक मंडल पुष्प के कौन कौन से हैं? पुमंग और जयांग। और अतिरिक्त मंडल कौन कौन से हैं? दलपुंज और दलपुंज और बायदलपुंज। बायदलपुंज। ठीक है, आगे। गर्भवती माता अपने भ्रूण की वृद्धि के लिए किस नामक अवयव से भोजन की आपूर्ति करती है? देखो इसके पहले वही बताया आपको कि जो भ्रूण होता है उसको भोजन की आपूर्ति करने के लिए अपरा नामक अंग की आवश्यकता होती है, प्लेसेंटा। ठीक है, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलती है, अपरा। ये बात तो। धान के खेतों पर सतत किसका हमला होता रहता है? टिड्डा का। विद्युत निर्मित केंद्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो जहाँ पे विद्युत का निर्माण किया जाता है ना, वहाँ पे जनित्र का उपयोग किया जाता है। जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ रहे हैं ना? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जनित्र का उपयोग किया जाता है। इसलिए विद्युत निर्मित केंद्र में जनित्र का उपयोग किया जाता है। जनित्र के चुंबक को घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो जनित्र का जो चुंबक होता है उसको घुमाने के लिए टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टरबाइन क्या करता है? टरबाइन, देखो टरबाइन जो है ना, चुंबक को घुमाने का कार्य करता है। जो जनित्र का चुंबक होता है, जब चुंबक को घुमाएगा तो क्या होगा? जब चुंबक घूमेगा तो वहाँ पे जो चालक तार होगा उसमें विद्युत का निर्माण होगा। जब विद्युत का निर्माण होगा तो यानी कि क्या हुआ? पहले हम लोगों ने कार्य किया, टरबाइन को घुमाया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा लगाया। उसके बाद जो चुंबक घूमने लगा तो चालक तार में विद्युत का निर्माण हो गया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। किसके कारण? ये जनित्र में हो रहा है। ठीक है, जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं ना उसको, उसमें ही हो रहा है। सौर विद्युत सेल किस जैसे अर्धचालक से बने होते हैं? सिलिकॉन। जो सौर विद्युत होता है ना, जो आप देखेंगे सौर सेल लगा होता है घरों के ऊपर ना, तो वो सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन यानी कि रेत जो होती है ना, रेत जो रेगिस्तान की रेते होती है ना, उनसे मतलब कि उनके कणों से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन से। ठीक, जो प्राणी आधार से जुड़े हुए होते हैं और प्रचलन नहीं करते हैं, ऐसे प्राणी को कौन सा प्राणी कहते हैं? स्थानबद्ध प्राणी कहते हैं। यानी कि जो एक ही जगह रहेंगे और प्रचलन नहीं करते हैं तो इन्हें स्थानबद्ध कहते हैं, आधार से जुड़े हुए होते हैं तो स्थानबद्ध। सिलेंडरेटा यानी कि अंतर्गुहिनी प्राणियों में किसका उपयोग भक्ष पकड़ने के लिए होता है? जब भक्ष पकड़ने के लिए स्पर्शिकाओं का उपयोग होता है। और 20 बोलो 10 और जो दांसपेशियां ना बच्चों में विष डाल के उसको कमजोर बना देती है। ठीक है, बच्चों को पकड़ने के लिए स्पर्शिकाओं का उपयोग करता है और फिर दांसपेशियां बच्चों में विष का निर्माण करके उसको कमजोर बना के फिर अपना भक्ष कर लेती है उसको। चक्रमुखी प्राणियों का अंतःकंकाल कौन सा होता है? ऑप्शन अस्थिमय तथा कष्टिमय, इनमें से कोई नहीं। कास्थिमय। क्या क्वेश्चन दिया था? चक्रमुखी प्राणियों का अंतःकंकाल कौन सा होता है? जो चक्रमुखी प्राणी होते हैं उनका जो अंतःकंकाल है वो कास्थिकमय होता है। ठीक है, कास्थिमय। ठीक, बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले शरीर कृषिजन्य और औद्योगिक कचरे का किसका विघटन करके मीथेन गैस नामक ईंधन प्राप्त होता है? ऑप्शन ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, सूक्ष्म जैविक, अनॉक्सी, रासायनिक। नहीं पता, बताएं। इसका आंसर होता है सूक्ष्म जैविक, अनॉक्सी। जो बड़े पैमाने पर जो उत्पन्न होने वाले जो शहरी कृषिजन्य और औद्योगिक जो कचरा है ना, उसका सूक्ष्म जैविक अनॉक्सी के कारण उसका विघटन करके फिर मीथेन गैस को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो कारखाने से जो कचरा निकलता है उसका विघटन करके, वो उसका विघटन कौन करेगा? सूक्ष्म जैविक अनॉक्सी, ये सजीव उसका क्या करेगा? विघटन। उसके बाद मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे। गंदे जल से प्रदूषित हुए पर्यावरण का कौन करने के लिए
गंदे जल का जो प्रदूषित हुआ जो पर्यावरण है, जैव उपचार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो गंदे जल के कारण जो प्रदूषित पर्यावरण हो जाता है ना, उसका उपचार करने के लिए जैव उपचार का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको शुद्ध करने के लिए। फिर से रिटर्न, टीबी के लिए कौन सा एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? रिफामाइसिन। तो टीबी के लिए जो प्रतिजैविक यानी कि जो टीबी को मात दे सके, यानी कि टीबी को आराम कर सके, तो रिफामाइसिन एक ऐसा ही प्रतिजैविक है, रिफामाइसिन। ठीक है, टीबी यानी जो होता है क्षय रोग। टीबी पूरा आगे पेज पर। किण्वन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला उप उत्पाद कौन सा एक जैव कीटनाशक है? साइनोमेड, साइनोसेड होता है। साइनोसेड। ठीक है, इंसुलिन बनने की क्षमता से संबंधित रोग कौन से हैं? शुगर यानी कि वही मधुमेह यानी कि वही शुगर होता है। ठीक है, ये इंसुलिन से संबंध रखता है, इतना याद रखना। मधुमेह जो है इंसुलिन से संबंध रखता है। मधुमेह रोग, मधुमेह यानी कि जो शुगर होता है जो मिठास के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण के लिए किसका उपलब्ध होना बहुत जरूरी होता है? हाँ, डॉक्टर का, दवाखाना का, अंगदाता का, एम्बुलेंस का? अंगदाता का। यानी कि जब अंग का प्रत्यारोपण करेंगे, जब दूसरा अंग लगाएंगे, तो उसमें अंगदाता तो रहना चाहिए ना। जो अंग वो देगा तो वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, डॉक्टर भी रहेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं ना। तो इसलिए अंगदाता का उस समय रहना जरूरी होता है। ठीक, तकनीकी के इस युग में हमारे कौन से परिवर्तन आया है? मतलब क्या परिवर्तन आया है? तकनीकी के इस युग में क्या परिवर्तन आया है? धैर्य का। यानी कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी में जब आगे बढ़ते हैं तो धैर्य नहीं करते, यानी कि उसका मतलब कि वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो जल्दी से जल्दी वो काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी के साथ वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट लगे उसको करा दिए। ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर तो पूरा पूछ लिया, टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए करा दिया है। यदि आप बोलेंगे तो पूरा करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। थैंक यू, धन्यवाद।